जब पूरे हिंदुस्तान की नज़र पश्चिम बंगाल के चुनावों पर टिकी हुई थी, अचानक सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल हो गई। ग्रेट निकोबार बर्बाद हो रहा है, भारत अपना खुद का द्वीप खराब कर रहा है, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, जंगल काट दिए जाएंगे। बहुत इमोशनल कंटेंट, बहुत शेयर, बहुत आक्रोश। लेकिन जब मैंने सतह के नीचे जाकर असली हकीकत देखी तो चिंता कम थी, साजिश ज़्यादा थी। एक संगठित अभियान जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को वो चीज़ बनाने से रोकना जिससे वो हिंद महासागर का असली बॉस बन जाए। तो आज समझेंगे ग्रेट निकोबार में आखिर गंभीरता से चल क्या रहा है और कौन नहीं चाहता कि ये हो। पहले ये समझो, ट्रांसशिपमेंट हब होता क्या है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग की कल्पना करो। तुम उस राजमार्ग पर न ट्रक चलाते हो, न तुम्हारा कोई सामान उस ट्रक में है, लेकिन तुमने राजमार्ग के किनारे एक ढाबा खोल रखा है। ट्रक ड्राइवर रुकता है, खाना खाता है, चाय पीता है, पेट्रोल भरवाता है और तुम ट्रैफिक से कमाते हो, ट्रक से नहीं। यही अवधारणा है ट्रांसशिपमेंट की। जहाज़ों का माल एक पोत से उतारो, दूसरे पर चढ़ाओ और बीच में हैंडलिंग शुल्क, स्टोरेज शुल्क, पोर्ट शुल्क सब तुम्हारी जेब में। और इसके साथ एक फ्री ट्रेड जोन जोड़ दो, जहां कंपनियां माल लाएं, दोबारा पैक करें, प्रोसेस करें और फिर निर्यात कर दें, बिना ₹1 की कस्टम ड्यूटी के। तकनीकी रूप से एक पूरी तरह वैध पैसा छापने वाली मशीन। और यही ग्रेट निकोबार में बनाना चाहता है भारत। ये कोई नया प्रयोग नहीं है भाई। दुबई को देखो, 50 साल पहले वहाँ सिर्फ रेत थी, न पानी, न जंगल, न उद्योग, न खेती, कुछ भी नहीं। 1985 में एक फ्री ट्रेड जोन शुरू हुआ, जेबेल अली, सिर्फ 19 कंपनियों के साथ। आज उसी एक जोन में 11,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। हर साल $190 अरब का व्यापार सिर्फ उसी जोन से होता है। 10 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां। और दुबई की पूरी जीडीपी का 21% सिर्फ उसी एक जोन से आता है, रेत पर, बिना कुछ उगाए, बिना कुछ बनाए। सिंगापुर को देखो, एक छोटा सा द्वीप, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, कोई विशाल भूभाग नहीं, कोई बड़ी खेती नहीं। फिर भी आज सिंगापुर के बंदरगाहों पर हर साल 4.47 करोड़ कंटेनर प्रोसेस होते हैं। $100 अरब से ज़्यादा की एफडीआई हर साल आती है। $2.63 ट्रिलियन का कुल विदेशी निवेश स्टॉक है सिंगापुर के पास, दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर। और सिंगापुर के बंदरगाहों पर जो माल आता है उसका 90% सिंगापुर का खुद का नहीं होता। पूरा ट्रांसशिपमेंट, दूसरों का माल, अपना कमीशन। इन लोगों ने किया क्या? सिर्फ 2 चीज़ें सही जगह चुनी और सही नीति बनाई। ठीक वही भारत करने जा रहा है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है, सिर्फ 40 मील की दूरी पर। मलक्का जलडमरू मध्य, इसे दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे खतरनाक चौराहा समझो। हर साल 90,000 जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया, मध्य पूर्व से पूरी दुनिया। दुनिया का 30% व्यापार एक ही रास्ते से। और अभी इस रास्ते पर भारत की कोई बड़ी मौजूदगी नहीं है। कोलंबो का प्रभाव है, सिंगापुर का प्रभाव है, मलेशिया का प्रभाव है। ये तीनों देश भारत के माल से बीच में कमीशन कमाते हैं। भारत माल बनाता है, भारत निर्यात करता है, लेकिन दौलत बीच वाले खाते हैं। ग्रेट निकोबार इसे बदलेगा। और जो अवधारणा लागू की जा रही है वो दुबई और सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, यूरोपीय कंपनियां लाओ, अमेरिकी लॉजिस्टिक्स कंपनियों को बुलाओ, खाड़ी देशों के संप्रभु फंडों को आमंत्रित करो, द्वीप पर संयुक्त रूप से गोदाम बनवाओ, निवेश करवाओ, उन्हें हिस्सेदारी दो। और जिस दिन ये हो जाता है, तुमने ग्रेट निकोबार को सिर्फ अपना नहीं बनाया, तुमने उसे सबका बना दिया, सुरक्षा के लिए। अब वो बिंदु जिसके लिए चीन रातों की नींद खो देता है। अगर कोई दुश्मन कल ग्रेट निकोबार पर हमला करने की सोचता है तो वो सिर्फ भारत पर हमला नहीं करेगा, वो जर्मन पूंजी पर हमला करेगा, वो अमेरिकी लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर हमला करेगा, वो यूएई के संप्रभु निवेश फंडों पर हमला करेगा। एक बार ये सभी निवेशक आ गए, ग्रेट निकोबार अपने आप सबकी सुरक्षा का विषय बन जाएगा। यही है असली सुरक्षा रणनीति। लेकिन इससे भी बड़ी बात, चीन की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर पकड़। चीन का 80% तेल आयात मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता है। अगर कभी भारत चीन का सीधा टकराव हुआ और ग्रेट निकोबार पर भारत का एक शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा मौजूद हुआ तो चीन की पूरी सप्लाई लाइन भारत की सीधी निगरानी में होगी। एक बटन, एक फैसला, और चीन की अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन के लिए तरस सकती है। यही वजह है कि इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2040 रखा गया है। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे रोकने के लिए इतने
कितने बेचैन हैं। भारत अपनी नौसेना को चुपचाप लेकिन तेजी से मजबूत कर रहा है। पिछले साल अकेले 11 युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुए। 2026 में 16 और युद्धपोत शामिल करने की पुष्टि की गई योजना है। 2040 तक जब ग्रेट निकोबार पूरी तरह सक्रिय होगा, भारतीय नौसेना ऐसी ताकत होगी जो चीन के साथ सीधे टकराव में भी नहीं झुकेगी। अभी संख्या में चीन आगे है, लेकिन भूगोल में भारत, और भारत अपनी भौगोलिक स्थिति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। ग्रेट निकोबार के पूरी तरह सक्रिय होने तक भारत साझा सुरक्षा सिद्धांत पर काम करना चाहता है, क्योंकि चीन पहले से ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अपनी युद्ध रणनीति में लक्ष्य मानता है। FTZ बनाता है आर्थिक सुरक्षा कवच, नौसैनिक अड्डा बनाता है सैन्य सुरक्षा कवच। दोनों साथ चलेंगे 2040 में। अब वापस आते पर्यावरण पर, जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। हाँ, कुछ वन क्षेत्र कटेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव होगा, सुरक्षा उपाय लागू होंगे, लेकिन ये भी सच है कि जितना वन क्षेत्र कटेगा, उसकी भरपाई के लिए भारत के अन्य हिस्सों में प्रतिपूरक वन विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय निगरानी कर रहा है। फिर भी सवाल यह है, एक ऐसी परियोजना जो भारत को हिंद महासागर की प्रमुख शक्ति बना सकती है, उसके खिलाफ पर्यावरण के नाम पर इतना संगठित अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि ये हमेशा से होता आया है, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी मानवाधिकारों के नाम पर, कभी मीडिया के माध्यम से। जब भी भारत कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, एक संगठित विरोध सक्रिय हो जाता है, और अगर हम जागरूक नहीं हैं तो हम उनके औजार बन जाते हैं। तो अगली बार जब कोई चिंता वायरल हो, एक काम करना, खुद से एक सवाल पूछना, इसे रोकने में फ़ायदा किसका है? अगर जवाब मिल गया तो पूरी कहानी मिल गई। कमेंट में बताइए, ग्रेट निकोबार भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक बड़ा सपना? मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।